नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज से आप लोगों का भारतीय भूगोल स्टार्ट किया जा रहा है, इंडियन ज्योग्राफी। और भारतीय भूगोल ये जो क्लासें होंगी आपकी, ये यूपीएससी वाले बैच के लिए है। यूपीएससी के बैच के संबंध में कुछ रिकॉर्डेड क्लासें दी जाएंगी आपको, जिनके बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें भारत का भूगोल पढ़ना है। और भारत के भूगोल के संबंध में ये आपकी क्लास है। भारत के भूगोल को 3 भागों में बांटा जाता है। भारत के भूगोल को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। और उसके संबंध में सबसे पहला जो पार्ट है आपका, भौतिक भूगोल को पढ़ा जाता है। भौतिक भूगोल। दूसरा माना जाता है आर्थिक भूगोल, और तीसरा है मानव भूगोल। भारतीय भूगोल को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला पार्ट जो कहते हैं हम उसको, वो आएगा जी आपका भौतिक भूगोल, दूसरा आएगा आर्थिक भूगोल, और तीसरे पार्ट में आएगा मानव भूगोल। इन तीनों पार्टों में आपका, ठीक है, 3 पार्टों में भारतीय भूगोल को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है भौतिक भूगोल। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमें कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। ठीक है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमें सबसे पहले पढ़ना है भारत का परिचय। भौतिक भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले हमें भारत का परिचय पढ़ना है। ठीक है, भारत का परिचय। भारत के परिचय के बाद भारत के प्रमुख द्वीप, भारत के प्रमुख द्वीप हैं। दूसरे नंबर में हमें भारत के प्रमुख द्वीप, जितने भी भारत के अंतर्गत प्रमुख द्वीप हैं उन सभी को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद भारत की प्रमुख नदियाँ, भारत की प्रमुख नदियाँ, भारत की प्रमुख नदियाँ। नंबर 4, भारत की प्रमुख नदियों के अंतर्गत जितनी भी प्रमुख नदियाँ हैं उन सभी को हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ, प्रमुख चोटियाँ। तो भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ। नंबर 5, भारत की प्रमुख चोटियाँ। भारत की प्रमुख चोटियाँ। ठीक है, भारत की प्रमुख चोटियों के बाद बात कर लेंगे भारत की प्रमुख झीलें। नंबर 6, भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलों के बाद हम देख लेंगे इसमें आपके भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है, ये जल विद्युत परियोजनाएं। आवाज़ सही आ रही है ना? ठीक है, जल विद्युत परियोजना एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य कर लेंगे आपके। नंबर 8 पे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कर लेंगे हम आपके। अभ्यारण्य वगैरह भी यहीं पे कर लेंगे, उद्यान व अभ्यारण्य। इसके बाद आपको पढ़ना है भौतिक भूगोल में ही भारत के प्रमुख शहर। भारत के जितने भी प्रमुख शहर हैं उन सभी को पढ़ना है। भारत के प्रमुख शहर। ठीक है, इसके बाद नंबर 10 पे पढ़ना है आपको भारत के प्रमुख
राज्यों के शहर, राज्यों के शहर। ठीक है, एक मिनट। तो हमें जो पढ़ना है इसमें भारत के भूगोल के अंतर्गत, भारत के भूगोल में सबसे पहले पढ़ेंगे हम भारत का भौतिक भूगोल, और भारत के भौतिक भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ना है भारत का परिचय। भारत के परिचय के बाद भारत के प्रमुख द्वीप, इसके बाद भारत की प्रमुख नदियाँ, और भारत की प्रमुख नदियों के बाद जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ। पहाड़ियों के बाद आती हैं आपकी चोटियाँ, उन पहाड़ियों पर जितनी भी चोटी हैं उन सभी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद भारत की प्रमुख चोटियों के बाद हम देख लेंगे भारत की प्रमुख झीलें, जितनी भी झील हैं। उसके बाद भारत की प्रमुख झीलों के बाद आ जाएगा आपका भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं या जल विद्युत परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं या जल विद्युत परियोजनाएं, जितनी भी परियोजनाएं भारत के अंतर्गत हैं उन सभी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेंगे आपके भारत के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, और उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पर भारत के प्रमुख शहर, जितने भी प्रमुख शहर हैं भारत में, जो बड़े बड़े शहर हैं उन सभी के बारे में, उन सब की विशेषताएं। और इसके बाद हमें देखना है आपका भारत के राज्य, यानी कि 28 आपके जो राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी को पढ़ना है। और इन सभी के संबंध में जितने भी प्रमुख इनके स्थल हैं या शहर हैं या मंदिर हैं उन सभी को हम इसमें कवर करेंगे आपके। ठीक है, तो भौतिक भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमें ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं जो डिटेल से पढ़ने हैं और कंप्लीट तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है, एक बात और बता दूं मैं आपको, आप यहाँ पर अपने ज्योग्राफी के या भूगोल के, ठीक है, मेरे साथ साथ ही नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बोल बोल कर भी लिखवाऊंगा, और लगभग ये मान लो आपकी कि 1 से 1.5 घंटे की आपकी ये क्लास होगी, और 1 से 1.5 घंटे की रोज़ आपकी क्लास रहा करेगी। और इसमें आपका पीटी और मेंस, यानी कि प्री और मेंस, प्री प्लस मेंस, प्री प्लस मेंस यूपीएससी और यूपीएससी व पीसीएस के लिए। ठीक है, यानी कि आईएएस और पीसीएस की ये क्लास है, और इसमें आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, तो हमें इसमें सबसे पहले पढ़ना है क्या, देखो आपको मैंने बताया कि भारत के भूगोल को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है आर्थिक भूगोल, और तीसरा है मानव भूगोल। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, और भौतिक भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले भारत का परिचय। ठीक है, भारत का परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद परिचय के बाद भारत के प्रमुख द्वीप, जितने भी द्वीप हैं भारत के, उन सभी द्वीपों के बारे में, प्रमुख द्वीप हैं, डिटेल से उनके बारे में पढ़ा जाएगा। इसके बाद में भारत की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, उसके बाद पर्वत और पहाड़ियाँ, यहाँ पर पहाड़ी और पर्वत आपके दोनों आ जाएंगे, भारत के प्रमुख पर्वत व पहाड़ियाँ। ठीक है, इसके बाद भारत की प्रमुख चोटियाँ, जितनी भी उन पहाड़ों पर, पर्वतों पर चोटियाँ हैं उन सभी को पढ़ना है। इसके बाद भारत की प्रमुख झीलें पढ़नी हैं, जितनी भी झील हैं उन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। इसके बाद बहुउद्देशीय परियोजनाएं या जल विद्युत परियोजनाएं पढ़ी जाएंगी। इसके बाद आपका राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, भारत के अंतर्गत जितने भी राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य हैं उन सबको पढ़ना है। ओके, इसके बाद जल विद्युत परियोजनाएं या बांध वगैरह आपके जितने भी आएंगे वे सब इसी में आ जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य। ठीक है, भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य हैं उन सबको यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद भारत के जितने भी प्रमुख शहर हैं, जो बड़े बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, आगरा, मथुरा, ठीक है, ये सारे बड़े शहर, जितने भी बड़े शहर हैं उन शहरों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद भारत के प्रमुख राज्य, भारत के प्रमुख क्या, भारत के सभी राज्य, यानी कि 28 के 28 राज्य, और उन राज्यों के अंतर्गत जो भी प्रमुख शहर हैं, भारत के अंतर्गत जितने भी आपके राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी राज्यों को पढ़ना है, उन सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ना है। और उनके अंतर्गत जो आपके प्रमुख शहर हैं, जैसे कि आपका यूपी ले लिया, यूपी में लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ है, आगरा है, गाज़ियाबाद है, नोएडा है। ठीक है, जितने भी प्रमुख शहर हैं, अयोध्या है, इन सभी को पढ़ना है। ठीक है,
राज्य के जितने भी प्रमुख शहर हैं उन सभी को हमें यहाँ पर डिटेल से पढ़ना है, उनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में लिखना है। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा और साथ के साथ आपके नोट्स भी बनवाता रहूँगा इसमें। ठीक है, इसके बाद हमको अच्छा ये पढ़ना है हमको। तो ये आपका ये मान लो कि भौतिक भूगोल का ये आपका सिलेबस है। ठीक है, भौतिक भूगोल का ये सिलेबस है और ये हमको पढ़ना है सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद आर्थिक भूगोल पे आएंगे, उसके बाद मानव भूगोल पे आएंगे और आपका ज्योग्राफी इस तरह से भारतीय भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम भारत का भौतिक भूगोल, और भारत का भौतिक भूगोल में सबसे पहले पढ़ेंगे हम भारत का परिचय। इनको मैं साफ कर देता हूँ, बाकी को आप लोग ये सिलेबस उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, क्योंकि आपको इसी क्रम में पढ़ना है भारत का भौतिक भूगोल। उतार लिया होगा। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालिए सबसे पहले भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में चैप्टर डालना है आपको सबसे पहले भारत का परिचय। सबसे पहला जो आपको टॉपिक डालना है भौतिक भूगोल या भारत का भौतिक भूगोल। देखिए मेरे साथ साथ ही इसमें आप लिखते रहिए, मैं बोलता रहूँगा और आप साथ साथ लिखते रहेंगे। वह बोर्ड पे भी लिखता रहूँगा जो पॉसिबल हुआ, जितना आपका लिखा जाएगा उतना मैं लिखूँगा, बाकी आपको बोल के लिखवा दिया करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए भारत का, सॉरी टॉपिक लिखिए भारत का भूगोल, और उसी में आपको चैप्टर नंबर 1 बनाना है आपको भारत का परिचय। भारत का परिचय भारत का परिचय। लिख लिया होगा आपने। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए भारत का क्षेत्रफल, और भारत के क्षेत्रफल के सामने लिखिए 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताऊं, भारत जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत, ये मान लीजिए आप, ये देखिए ये आपकी मान लो कि पृथ्वी है। ठीक है, और ये है आपकी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, तो भारत ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण, ये उत्तर हो गया ऊपर और नीचे हो गया दक्षिण। ठीक है, तो भारत जो है उत्तर में स्थित है, और उत्तर में भी कहाँ सर, और ये यहाँ से है आपकी एक ग्रीनविच रेखा। ठीक है, तो भारत जो है इस क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो भारत जो है उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, भारत उत्तर पूर्व यानी कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, गोलार्ध का मतलब आधे गोले में। ठीक है, तो लिखो भारत, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है।
भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। ठीक है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। इसके बाद हेडिंग लिखिए आप, भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भारत के उत्तर के बारे में जान लेते हैं कि उत्तर में कितना विस्तार है भारत का। ठीक है, तो भारत जो स्टार्ट होता है आपका 8 डिग्री 4, यानी कि जो सबसे जो निचले वाला जो एरिया है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, तो इसमें लिखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी तक स्थित है। यानी कि उत्तरी का मतलब है ये जो आपका गोलार्ध है तो इसमें भारत कहाँ है, उत्तर में है, तो उत्तरी बोलेंगे इसको। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक स्थित है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हेडिंग लिखिए, 1 मिनट यहीं पे लिखो, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकोल है। इंदिराकोल। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकोल है जो आपका पीओके में पड़ता है। यहाँ पर ये उत्तरी कोल इंदिराकोल है। ठीक है, और इसके बाद लिखिए भारत का मुख्य भूभाग से सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का मुख्य भूभाग यानी कि इस जमीन से लगा हुआ, भारत का मुख्य भूभाग से सबसे दक्षिणी बिंदु कैप कैमोरिन है। कैप कैमोरिन। भारत का मुख्य भूभाग से सबसे दक्षिणी बिंदु कैप कैमोरिन है। ठीक है, कैप कैमोरिन है। तो ये हो गया कैप कैमोरिन, जो आपका कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और ये पड़ता है पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में। ठीक है, आप देख सकते हैं 37 डिग्री 6 जो आपका सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का, वो है आपका कितने पर, 37 डिग्री 6 पर, और उसको इंदिराकोल कहते हैं जो पीओके पाकिस्तान के अधिकार में है। इसके बाद जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे नीचे वाला जो है आपका 8 डिग्री 4 पर है, और 8 डिग्री 4 ये आपका कैप कैमोरिन में है। कैप कैमोरिन जो पड़ता है आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ओके, चलिए इसके बाद लिखिए भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? भारत का देशांतरीय विस्तार गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है, और गुजरात में कितने डिग्री पर है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, इसमें लिखो आप 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक 25 मिनट तक स्थित है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से, भारत का देशांतरीय विस्तार
68°7' से 97°25' तक पूर्वी है। यानी कि ये मान लो आपका ग्रीनविच रेखा मानी गई है लंदन से, और इसका पूर्व यानी कि पूर्वी है, यहाँ पर उत्तरी माना जाएगा। ठीक है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68°7' से 97°25' पूर्वी तक है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलिए, इसके बाद अब यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है गोरमोता। तो 68° जो पड़ता है ये गोरमोता पर पड़ता है। गोरमोता, गोरमोता कहाँ पर है? गुजरात में। कोस्ट में लिख देता हूँ मैं, गुजरात। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे भारत का कह सकते हैं कि सबसे पश्चिमी बिंदु, ठीक है, और ये हो जाएगा पूर्वी बिंदु। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है 68°7 पर, वो स्थल कौन सा है? गोरमोता है। ठीक है, इसके बाद में जो सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो है आपका किबीथू। किबीथू नामक स्थान है जो पड़ता है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो भारत का, एक मिनट चल रही है ना क्लास? ठीक है, अच्छा, भारत का भारत का सबसे, देखिए मैंने दो चीज़ें बताई आपको, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8°4 से 37°6 तक है। ठीक है, ये हो गया आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, इसके बाद भारत का देशांतरीय विस्तार जो है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68°7 से लेकर 97°25 तक है। ठीक है, यानी कि लगभग 30° के अंतर्गत जो है भारत की चौड़ाई है। ठीक है, और लगभग 30° ही भारत की जो है ना लंबाई है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं, मैंने बताया कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन कहाँ पर पड़ता है? ये कैप कैमोरिन जो पड़ता है आपका तमिलनाडु में है। इसके बाद इंदिराकोल पड़ता है पीओके पाकिस्तान में। ठीक है, इसके बाद भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, गोरमोता। गोरमोता गुजरात में है। ठीक है, और किबीथू नामक स्थान पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, ये जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है ये फिलहाल अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, क्योंकि पीओके के क्षेत्र में, और पीओके आप सभी को पता है, पीओके कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर को। ठीक है, तो देखिए भारत का जो विस्तार है, देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार, वो लगभग 30°, ठीक है, 30° या 30 रेखाओं में है, या 30° कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए, और हम सब ये जानते हैं कि पृथ्वी को घूमने में पृथ्वी जो है 360° पर है। ये गोल हो गया, 360 हो गया। ठीक है, और तो 1° घूमने में कितना समय लगता है? आप सभी को पता होगा कि 1° घूमने में 4 मिनट लगते हैं। सूर्य को आप सभी जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है पूरा एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में। ठीक है, तो एक जो 360° जो घूमता है वो 24 घंटे में घूमता है, तो 1° जो घूमता है 4 मिनट में घूमता है। और भारत का जो विस्तार है, कौन सा? देशांतरीय विस्तार, वो लगभग 30° में है। ठीक है, तो जब 1° घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो 30° घूमने में कितने मिनट लगेंगे? देखिए, 30° घूमने में लगभग लगेंगे आपके 120 मिनट। देखिए, 30 × 4 = 3 × 4 = 12, 120 मिनट लग जाएगी। ठीक है, 120 मिनट का मतलब है कि 2 घंटे। ठीक है, तो देखिए, अगर यानी कि सूर्य को अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक आने में लगभग आपके 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, यानी कि 2 घंटे लगते हैं। तो देखिए, यदि अरुणाचल प्रदेश में, एपी लिख रहा हूँ मैं, यदि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्य निकलता है, 5 बजे सूर्य निकलता है, ठीक है, तो गुजरात में कितने समय निकलेगा? गुजरात में कितनी देर बाद निकलेगा? 2 घंटे बाद। यानी कि गुजरात में लगभग 120 मिनट बाद, यानी कि 120 मिनट का है, 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे बाद। ठीक है, तो 2 घंटे बाद यहाँ पर सूर्य निकलेगा। तो 5 और 2 7, यानी कि 7 बजे निकलेगा।
ठीक है। लेकिन देखिए भारत में सभी जगह एक ही समय, एक ही मानक समय माना जाता है। ऐसा तो नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश में दूसरा समय होगा और गुजरात में दूसरा समय होगा, या दिल्ली में दूसरा समय होगा, या यूपी में दूसरा समय होगा। तो इन्हीं सब समय को एक मानने के लिए पूरे भारत का एक समय हो, ठीक है, उसी के लिए एक रेखा खींची गई जिसको बोलते हैं मानक रेखा। मानक रेखा, तो हेडिंग लिखिए मानक रेखा, ठीक है। देखिए ये वाला जो टॉपिक है भारत का परिचय, यहाँ से यूपीएससी और पीसीएस में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ, इसका कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूँ, बता दूँ। इसके बाद आपका जो चैप्टर चलेंगे वे सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। लेकिन इसके बारे में लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये एक भारत का सामान्य परिचय है, ठीक है। अब देखिए मानक रेखा, मानक रेखा माना गया आपकी 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 के बीच वाली रेखा को, और इन दोनों का जो बीच आएगा वो आता है आपका 82 डिग्री 5 मिनट पर। 82 डिग्री 5 मिनट पर आपकी मानक रेखा है। और ये कहाँ से गुजरती है? मानक रेखा कहाँ से गुजरती है, किन राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो देखिए मानक रेखा एक बीच लिया गया, और जो मानक रेखा पे समय होगा वो ही पूरे भारत का समय माना गया, ठीक है। और ये 5 राज्यों से होके गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, लिखिए भारत की मानक रेखा वाले 5 राज्य। हेडिंग लिखिए भारत की मानक रेखा वाले 5 राज्य। और मैं बता दूं आपको, भारत की जो मानक रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, ठीक है। और इसके अंतर्गत 5 राज्य हैं आपके, कौन कौन से? यूपी नंबर 1, नंबर 2 एमपी, नंबर 1 यूपी, नंबर 2 एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी के बाद है आपका नंबर 3 छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा नंबर 4, और नंबर 5 पे आ जाएगा आपका उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। भारत की जो मानक रेखा है जहाँ से भारत का समय लिया जाता है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये मान लो कि लगभग आपकी यहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। यानी कि इन 5 राज्यों से होकर मानक रेखा गुजरती है, ठीक है। अब कौन से स्थान को माना गया उसके बारे में लिख लीजिए। मानक रेखा जो तय की गई ये 82.5 डिग्री जो है वो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद या प्रयागराज कह सकते हैं अब, इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। एक स्थान है इलाहाबाद में नैनी, नैनी, और नैनी नामक स्थान से भारत की मानक रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए जी, इससे कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। यानी कि 5 राज्य हैं जिनसे भारत की मानक रेखा होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद बात करते हैं भारत व लंदन के समय में अंतर, ठीक है। देखिए एक देश है इंग्लैंड, और इंग्लैंड का एक शहर है आपको पता होगा लंदन, ठीक है। और लंदन से भारत की ग्रीनविच रेखा होकर गुजर रही है। इस रेखा को मानते हैं ग्रीनविच रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका 0 डिग्री, और भारत में जो रेखा आ रही है आपकी ये देशांतर, ये मान लो कि आपकी यहाँ पे जो मैंने बताई आपको 82 डिग्री, ठीक है। ये वाली 82.5 डिग्री मान लो कि मानक रेखा है ये आपकी 82.5 या 82 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। तो 0 डिग्री से 82 डिग्री तक कितना समय लगेगा, यानी कि भारत का समय लंदन के समय से कितने समय आगे है, ठीक है। भारत का समय लंदन के समय से कितने आगे हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है, यानी कि लंदन के समय से कितने आगे। तो कैसे निकालेंगे? अब देखो मैंने बताया आपको कि 1 डिग्री घूमने में सूर्य को पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो एक चक्कर लगाने में उसको जो ना 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगती है, ठीक है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगती है, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? 82.5 गुना 4, ठीक है। तो 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, और 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, हासिल लग गया 1, 4 8 चौक 32 और 1 33, यानी कि 330 मिनट लगेगी। 330 मिनट का मतलब है 6 पंजे 30, हाँ, यानी कि 5.5 घंटे। 330 मिनट को जब 60 मिनट से भाग दोगे आप तो ये आ जाएगा जी आपका 5.5 घंटे। यानी कि
भारत का समय लंदन के समय से 5.5 आगे है। भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, चलिए जी। अब देखिए, एक यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका कि भारत की अक्षांश रेखा, ठीक है, या अक्षांश रेखा कह सकते हैं या कर्क रेखा कह सकते हैं। ठीक है, भारत के अंतर्गत एक आपकी कर्क रेखा है। कर्क रेखा कौन सी को बोलते हैं? देखो, कर्क रेखा और मकर रेखा किसे बोलते हैं, ये आपको पहले समझा दूं मैं थोड़ा सा। ये मान लो कि पृथ्वी है, ठीक है जी, ये मान लिया हमने कि पृथ्वी है, और इसके बीच से एक रेखा गुजर रही है जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 0 डिग्री से इसके 23 डिग्री उत्तर, 23 डिग्री उत्तर एक रेखा खींची गई है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, और इसके 23.5 डिग्री नीचे एक रेखा खींची गई है जिसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, ये होगी कर्क रेखा और ये हुई मकर रेखा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, तो भारत के कितने राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखना है आपको, कर्क रेखा वाले भारतीय राज्य। कर्क रेखा वाले भारतीय राज्य। ठीक है, देखिए, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और लगभग मैं आपको बता दूं, ये आपकी, ये मान लो कि यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं उन सब के मैं नाम लिख रहा हूँ, लिखते रहिए मेरे साथ साथ, डिटेल में उनके बारे में मैं आपसे लिखवा रहा हूँ। कर्क रेखा वाले राज्य, मानक रेखा वाले आपने लिख लिए हैं, 5 राज्य हैं, अब लिखना है कर्क रेखा वाले राज्य। कर्क रेखा वाले राज्य, सही चमक रहा है ना? ब्लैक थोड़ा साफ करने में दिक्कत होती है बार बार। चलो, ठीक चमक रहा है। ठीक है, कर्क रेखा वाले राज्य। तो कर्क रेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले गुजरात है। ठीक है, गुजरात के बाद राजस्थान से गुजरती है, तो लिखो सबसे पहले गुजरात। गुजरात नंबर 2 पे राजस्थान। गुजरात, राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा राज्य आएगा? राजस्थान के बाद पड़ता है आपका एमपी। एमपी के बाद में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। ठीक है, तो राजस्थान। राजस्थान के बाद नंबर 3 पे आ जाएगा जी आपका एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद नंबर 4 उसी से लगा हुआ है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद आता है आपका नंबर 5 पे झारखंड। झारखंड। झारखंड के बाद नंबर 6 पे है आपका कौन सा? झारखंड के बाद कौन सा आएगा आपका? झारखंड के बाद आएगा ये आपका उड़ीसा। झारखंड के बाद में आएगा जी आपका पश्चिम बंगाल। क्या हो गए? 6 के बाद आ जाएगा जी आपका नंबर 6 पे आ जाएगा पश्चिम बंगाल। और नंबर 7 पे आएगा इसके बाद आपका यहाँ पर ये है जी त्रिपुरा। त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद नंबर 8 पे आ जाएगा आपका मिज़ोरम। 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 तो ये 8 राज्य हैं, ठीक है, जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई कौन से राज्य में? देखिए, यहाँ पे पड़ता है आपका एमपी, और मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई होती है। तो इसके बाद लिखिए, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई है। और सबसे कम किस में आ जाएगी? सबसे कम आ जाएगी आपकी त्रिपुरा में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एमपी, सबसे कम त्रिपुरा में। ठीक है, लिख लिया आपने। भारत में कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में और सबसे कम त्रिपुरा में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि कर्क रेखा कौन से राज्य की राजधानी के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, या कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो वो है आपका
झारखंड और झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, सही हो रहा ना, कर्क रेखा पर स्थित है। इसके बाद यहाँ तक लिख लिया होगा सबने आपने, एक बार और बोल रहा हूँ। ठीक है, कर्क रेखा वाले राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, और इसके बाद मैंने बताया आपको कि इसके बाद आपको लिखना है कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी यानी कि जिस राजधानी के बीचों बीच से बिल्कुल कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा पर स्थित राजधानी का नाम है रांची। रांची है किसकी राजधानी? झारखंड की। ठीक है, इसके बाद एक बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि अक्षांश रेखा के या कर्क रेखा के निकट कौन सी राजधानी है। ठीक है, एक तो बीच में होगी बिल्कुल, ये तो मान लो कि आपका झारखंड है, बिल्कुल यहाँ पे आ गया, बीच में राजधानी आ गई। एक उसके नज़दीक है यानी कि सबसे दक्षिण में जो यहाँ पे राजधानी है। ठीक है, दो राजधानी हुआ करती हैं, दो राजधानी है। एक तो गुजरात की राजधानी है भोपाल, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, जो कर्क रेखा के दक्षिण में सबसे नज़दीक पड़ती है। इसके बाद दूसरी पड़ती है एमपी की राजधानी है भोपाल। तो ये दोनों राजधानियाँ कर्क रेखा के दक्षिण में समीप है, यानी कि उस पर नहीं है लेकिन उसके समीप है, नज़दीक है, निकट है। ठीक है, चलिए, और जबकि ये आपकी रांची जो है बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, यानी कि रांची शहर के बिल्कुल बीचों बीच से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ओके, चलिए, तो इसके बाद बात करते हैं हम आपकी भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में। भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं आप सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ एक बार आपको। भारत के पड़ोसी राज्य, हेडिंग डालिए भारत के पड़ोसी राज्य, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? ठीक है, ज़्यादातर बच्चे तो जानते भी होंगे और जो नहीं जानता उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? देखिए, भारत के सबसे पहले इधर से ले लेते हैं आप, गुजरात के पास से ही। यहाँ पर आपका एक देश पड़ता है, आप देख रहे होंगे नक्शे में, पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान के बाद यहाँ से मान लो आपका इस तरह से पड़ता है अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान हुआ। ठीक है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इधर आ जाएगा आपका चीन, नेपाल, भूटान, और जो चीन आता है आपका यहाँ तक आता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इधर एक देश पड़ता है म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहते थे प्राचीन काल में। ठीक है, म्यांमार का ही प्राचीन नाम बर्मा हुआ करता था। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और एक देश यहाँ पर पड़ता है जिसका नाम है बांग्लादेश। ठीक है, तो नंबर 1 पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा देश है आपका म्यांमार, और एक यहाँ पर पड़ता है बांग्लादेश। तो कितने देश हुए? 7 देश हैं जो भारत के भूभाग के साथ सीमा बनाते हैं, यानी कि स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। भारत के साथ कुल 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा लगाते हैं, और इसे स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 15,200 किलोमीटर। ये है आपकी स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी कि यहाँ से गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो स्थलीय सीमा इस प्रकार से लगी हुई है वो है आपकी 15,200 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं तटीय सीमा। सबसे पहले बात कर देते हैं कि जलीय सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं। भारत के देखिए पड़ोसी देश जलीय सीमा से 2 हैं। एक है आपका श्रीलंका, और एक पड़ता है इसके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे है मालदीव। ठीक है,
मालदीव और श्रीलंका 2 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा लगाते हैं, यानी कि जलीय सीमा से लगे हुए हैं, पड़ोसी देश हैं। इसके बाद स्थलीय सीमा से कौन कौन से लगे हैं? स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं आपके 7 देश, ठीक है। तो इन 7 देशों के बारे में पढ़ना है हमें। और मैंने बताया आपको कि इसकी जो लंबाई है, स्थलीय भूभाग की जो लंबाई है भारत की यहाँ तक, ये है 15,200 किलोमीटर, जबकि मुख्य तटीय रेखा जो है वो है 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर। ये है जी आपकी तटीय रेखा। तो हेडिंग लिखो आप, सबसे पहले हेडिंग लिखो, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद लिखिए, भारत की मुख्य तटीय रेखा की लंबाई, भारत की मुख्य तटीय रेखा की लंबाई। तो भारत की मुख्य तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? ये है जी आपकी 6,100 किलोमीटर। भारत की मुख्य तटीय रेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है, जबकि लेकिन इसमें कुछ द्वीप भी हैं, ठीक है। द्वीप जैसे कि आपका लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया। तो इन सब को मिलाकर इनकी जो है द्वीपों की जो लंबाई है, तटीय रेखा की लंबाई, वो है आपकी कितनी? वो है 1416 किलोमीटर। इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो 1416 किलोमीटर है, 1416 किलोमीटर। तो ये क्या है? द्वीपों की तटीय लंबाई। भारत में जो द्वीप हैं, द्वीपों की जो तटीय लंबाई है वो 1416 किलोमीटर है, जबकि ये वाला जो तटीय गुजरात से लेकर यहाँ तक और आपका बंगाल तक का जो क्षेत्र है, ये वाला जो जलीय भाग है, तटीय भाग है, ये भाग है आपका 6,100 किलोमीटर, और जबकि ये स्थलीय जो भाग है ये आपका 15,200 किलोमीटर। तो सारा अगर मिला लें कि भारत की सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल सीमा की लंबाई कितनी है, आप इसे जोड़ सकते हैं तीनों को एक साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22,716 किलोमीटर, ठीक है, 22,716 किलोमीटर। तो भारत की सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 22,716 किलोमीटर, ठीक है। सारा टोटल आपका 22,716 किलोमीटर, ओके, लिख लिया यहाँ तक। इसके बाद भारत के जो तटीय राज्य हैं उन राज्यों की संख्या पूछी जाती है कि कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। तो 9 है उनकी संख्या। देखिए, भारत में कर्क रेखा वाले राज्य 8 थे, ठीक है, मानक रेखा वाले राज्य 5 थे, और तटीय रेखा वाले राज्य 9 हैं। 9 कौन कौन से हैं? हेडिंग लिखिए, भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं, नाम लिखिए उनके। चलिए, भारत के तटीय राज्य, तो भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं मैं उनके नाम लिखता हूँ, फटाफट साथ साथ लिखिए। देखिए, सबसे पहले पड़ता है यहाँ पे गुजरात, ठीक है, इधर से ले लेते हैं, इधर को चलेंगे। सबसे पहले गुजरात, नंबर 1 गुजरात। नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, नंबर 3 पे कौन सा आएगा? महाराष्ट्र के नीचे कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा के बाद कौन सा आएगा? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य आ जाएगा? कर्नाटक के नीचे आता है आपका केरल, ठीक है। तो ये तो हो गया जी पश्चिमी घाट वाले, इसको पश्चिमी घाट कहते हैं, इसको पूर्वी घाट कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं पश्चिमी घाट, इसको कहते हैं पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट वाले राज्य कौन कौन से आ गए? पश्चिमी घाट वाले राज्यों में आ गया आपका गुजरात, नंबर 1 यहाँ से गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 यहाँ पे गोवा है, इस तरह से गोवा के बाद नंबर 4 पे कर्नाटक के बाद यहाँ से केरल पड़ता है आपका, ये मान लो कि 5, ठीक है। तो 5 राज्य आ गए आपके पश्चिमी तट पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लगा हुआ है आपका ये वाला एरिया किसका? तमिलनाडु, तमिलनाडु, TN लिख देता हूँ मैं, यानी कि तमिलनाडु। तो नंबर 6 पे आ जाएगा आपका तमिलनाडु। नंबर 7 तमिलनाडु के ऊपर पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश। और नंबर 8 पे आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश के बाद उसके ऊपर पड़ता है उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर कौन सा राज्य है? उड़ीसा के ऊपर जो जल से लगा हुआ है, समुद्र से लगा हुआ है, वो है आपका 9वां राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं, यानी कि जल से लगे हुए हैं या समुद्र से लगे हुए हैं। भारत के 9 राज्य जो तटीय राज्य कह सकते हैं, यानी कि जो समुद्र से लगे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? नंबर 1 गुजरात। गुजरात के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आ जाएगा गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक। कर्नाटक के बाद केरल। केरल के बाद इधर आ जाइए अब आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आ जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये 9 राज्य हैं आपके जो भारत की तटीय राज्य की तटीय सीमा के साथ लगे हुए हैं। और इनकी सीमा, इनकी लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक? मैंने लिखा है आपको 6100 किलोमीटर। तटीय रेखा लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, और जबकि द्वीपों की लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सब को मिला के कितनी लंबाई है? 1416 किलोमीटर। जबकि यहाँ से लेकर पाकिस्तान से लेकर और इधर बांग्लादेश तक जो ये ऊपर वाली जो एरिया है, जो सीमा है, ये है आपकी 15200 किलोमीटर। उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है, पड़ोसी देश हैं, उन देशों के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उनके साथ कौन कौन से राज्यों की, भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। भारत के केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान, तो सबसे पहले लिखिए पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से राज्य हैं, आपको पता ही होगा 3 राज्य हैं। ठीक है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। ठीक है, तो आज के टाइम में 28 राज्य हैं और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि दमन, दीव और दादर नागर हवेली को भी मिलाकर 26 जनवरी 2020 को एक ही बना दिया गया है। ठीक है, तो अब 8 संख्या है। ठीक है, जबकि इससे पहले 9 हुआ करती थी। ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, नाम लिखिए। नंबर 1 लिखिए गुजरात। नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 लिखिए गुजरात। गुजरात। दूसरा आ जाएगा राजस्थान। तीसरा आ जाएगा पंजाब। ये 3 तो राज्य हैं और 2 आपके यूटी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो नंबर 4 पे लिखिए जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और नंबर 5 पे लिखिए लद्दाख। नंबर 5 पे लद्दाख। ठीक है, तो 5 आपके, ठीक है, 5 क्षेत्र हैं ऐसे भारत के जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। उनमें से 3 हैं आपके राज्य और 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसके बाद हेडिंग लिखना है आपको दूसरा, चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। चीन के साथ, तो चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाएंगे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है, देखिए एक देश आता है आपका अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ लद्दाख की सीमा लगी हुई है, लेकिन वो इनडायरेक्ट रूप से लगी हुई है, क्योंकि पीओके वाला जो ये क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र ऊपर का जो ये क्षेत्र है, ये जो सारा डॉट डॉट मैंने किया है, ये पूरा क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, जो भारत के हिस्से में नहीं है। इनके भारत पर इसका अधिकार नहीं है। तो इसलिए जो है ना, अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा इनडायरेक्ट रूप से लगती है, डायरेक्ट नहीं लगती। ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से लगती है, और सिर्फ एक ही है आपका लद्दाख। ठीक है, एंड में लिखवा दूंगा। अब लिखिए चीन के साथ। चीन के साथ देखिए कौन कौन से लगते हैं। एक तो लद्दाख लग गया आपका, लद्दाख। लद्दाख के बाद यहाँ पे पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश।
HP लिख रहा हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पड़ता है आपका उत्तराखंड, नंबर 3 उत्तराखंड यानी कि यूके, ठीक है, यूके लिख दिया मैंने, उत्तराखंड, ठीक है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसके बाद यहाँ पे आती है जी इसकी सीमा, ये यहाँ पे पड़ता है आपका ये राज्य जिसका नाम है क्या, सिक्किम। नंबर 4 पे लिखिए सिक्किम, सिक्किम। और नंबर 5 पे आपका यहाँ पे आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ये वाला है आपका, यहाँ से ये मान लो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो 5 राज्य हैं, 5 राज्य हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो चीन के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, लिख लिया होगा आपने। इसके बाद बात करते हैं नेपाल के साथ। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है उत्तराखंड यानी कि यूके, नंबर 1 पे लिख सकते हैं यूके। यूके के बाद आता है जी आपका दूसरा, इसके ही जस्ट नीचे यहाँ पे है यूपी, नंबर 2 यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। और नंबर 3 यहाँ पे आता है आपका इसके जस्ट नीचे ही बिहार, बिहार। नंबर 4 बिहार के बाद आपका यहाँ से कुछ सीमा थोड़ी सी लगती है पश्चिम बंगाल के साथ, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद एक यहाँ पे देश है ये जिसका नाम है, सॉरी राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सबसे लास्ट में है आपका सिक्किम, ठीक है। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। इसके बाद भूटान के साथ बात करते हैं। भूटान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, भूटान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, भूटान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? देखिए भूटान के साथ सबसे पहले तो यही हो गया जी आपका सिक्किम, तो नंबर 1 लिखिए सिक्किम, सिक्किम। नंबर 2 पे लिखिए सिक्किम के बाद जस्ट उसके नीचे यहाँ पे है असम, असम, असम। देखिए सिक्किम, ओ सॉरी एक रह गया, सिक्किम, सिक्किम के नीचे यहीं पे है आपका ये वाला क्षेत्र जो लगा, यहाँ से पड़ता है आपका असम ये, और इधर से है जी आपका ये पश्चिम बंगाल, यहाँ तक का क्षेत्र है आपका। तो पश्चिम बंगाल भी लिख लो, असम यहाँ पे लिख लो पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के बाद एक यहाँ पे लगता है आपका अरुणाचल प्रदेश, नंबर 4 पे है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो भूटान के साथ 4 ऐसे राज्य हैं भारत के जो सीमा बनाते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 4 ऐसे राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, म्यांमार। तो म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, ये वाला देखिए यहाँ से टच करता है इसको, अरुणाचल प्रदेश के बाद यहीं पे पड़ता है एक राज्य जिसका नाम है नागालैंड, नागालैंड के बाद एक यहीं पे राज्य पड़ता है जिसका नाम है मिज़ोरम, मणिपुर, और मणिपुर के बाद ये राज्य है आपका मिज़ोरम, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य हैं म्यांमार के साथ? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नंबर 1। नंबर 2 पे लिख सकते हैं आप कौन सा? नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड। नागालैंड के बाद नंबर 3 पे है मणिपुर, मणिपुर,
और मणिपुर के बाद नंबर चौथा जो आपका राज्य है, ये सबसे लास्ट वाला मिज़ोरम। मिज़ोरम। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो भारत की स्थलीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है। और कौन कौन से हैं इधर से ले लेते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम के बाद यहाँ पे है एक राज्य मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिज़ोरम। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे लिख रहा हूँ मैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। नंबर 2 पे है आपका कौन सा? असम। नंबर 3 मेघालय, मेघालय। मेघालय के बाद नंबर 4 पे लिख दिया मैंने आपका कौन सा? मेघालय के बाद आ जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद नंबर 5 पे लिख देते हैं हम आपका मिज़ोरम, मिज़ोरम। ठीक है, तो 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं। भारत के 5 राज्य हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ठीक है, लिख लीजिए। इसका यहीं पे नोट करके लिख लेना त्रिपुरा, त्रिपुरा के बारे में। देखिए, त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है भारत का जो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक साइड से भारत से लगा हुआ है, भारत के साथ यानी कि असम राज्य के साथ लगा हुआ है। ठीक है, चलिए जल्दी से उतारिए फटाफट। उतार लिया? साफ कर देता हूँ। इसके बाद अच्छा एक पॉइंट रह गया पीछे मेरा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी कि सबसे दक्षिण का जो बिंदु है, सबसे निचला जो बिंदु है वो कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो आता है आपका, देखिए एक द्वीप है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो अंडमान निकोबार में ही एक द्वीप है ग्रेट निकोबार। तो हेडिंग लिखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। मैंने बताया था मुख्य भूभाग से लगा हुआ सबसे दक्षिणी बिंदु कैप कैमोरियन है जो 8 डिग्री 4 पर है। लेकिन सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो भारत का 6 डिग्री 4 पर है, 6 डिग्री 4 पर। और ये पड़ता है कहाँ पर? निकोबार द्वीप है एक आपका सबसे लास्ट में, अंडमान निकोबार द्वीप पर निकोबार द्वीप है। और उसी पर एक स्थान है जिसका नाम है आपका इंदिरा पॉइंट उसको कहते हैं। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट है जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो हेडिंग करके लिखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। ओके, इसके बाद लिखिए, हेडिंग लिखना है दूसरा आपको, भारत के साथ सीमाओं के कुछ नाम हैं, उनके नाम मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, सीमाओं के नाम। तो हेडिंग लिखो, सीमाओं के नाम। सीमाओं के नाम। तो पहला नाम लिखिए डूरंड रेखा। डूरंड तो डूरंड रेखा किस किस के बीच में है? डूरंड रेखा अब फिलहाल वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो लिखिए इसमें, वर्तमान में पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच स्थित है। परंतु विभाजन से पहले यह रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी। डूरंड रेखा वर्तमान में
पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान के बीच है, परंतु विभाजन से पहले यह रेखा भारत व अफ़गानिस्तान के बीच हुआ करती थी। ठीक है। दूसरी रेखा लिखिए, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है? मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है। मैकमोहन रेखा जो है चीन व भारत के बीच है। मैकमोहन रेखा चीन व भारत के बीच है। और भारत का भी कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश व चीन के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा चीन व भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थित है। ठीक है। इसके बाद नंबर 3, रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। रेडक्लिफ रेखा लिखिए, भारत व पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत व पाकिस्तान के बीच स्थित है। रेडक्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है। भारत व पाकिस्तान के बीच स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, हेडिंग लिखिए, भारत के केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि उनके नाम लिखवा रहा हूँ। भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिख रहा हूँ। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है, उनके नाम लिखिए फटाफट। भाई राज्य तो 28 हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं और 28 के 28 आपके नाम याद ही होंगे उनके तो। ठीक है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखवा रहा हूँ मैं आपके। सबसे पहले लिख लीजिए, सबसे ऊपर है जी आपका लद्दाख। दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। उसके नीचे आओगे थोड़ा सा तो चंडीगढ़ मिलेगा आपको। तीसरे नंबर पे चंडीगढ़ यहाँ पे है लगभग आपका चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद में दिल्ली यहाँ पे आ जाएगा आपका। नंबर 4 दिल्ली के बाद लिख लेते हैं आपका यहाँ पर है दमन दीव और दादर नागर हवेली। नंबर 5 में दमन दीव व दादर नागर हवेली। दमन दीव व दादर नागर हवेली। ठीक है, क्या कहोगे? 5। नंबर 6 लिखिए, दादर नागर हवेली। नंबर 6 पे लिखिए, यहीं पर है आपका थोड़ा सा यहाँ पे लगा हुआ है। ये हो गया आपका दमन दीव और यहाँ पे होगा दादर नागर हवेली। दोनों को मिला के बना दिया दादर नागर हवेली। कब? 26 जनवरी 2020 को। इसके बाद एक यहाँ पे पड़ता है आपका जिसका नाम है क्या? पुद्दुचेरी। नंबर 6 पुद्दुचेरी को ही पहले पांडाचेरी कहा जाता था। ठीक है, तो अब नाम हो गया इसका पुद्दुचेरी। ठीक है, पुद्दुचेरी के बाद एक यहाँ पे है ये जिसका नाम है लक्षद्वीप। ये है जी 7वां आपका लक्षद्वीप हो गया। नंबर 8 पे आ जाएगा आपका, ये है यहाँ पे, इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए भारत के जितने भी प्रमुख द्वीप हैं उन सबको अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगला टॉपिक वही होगा आपका। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको सबसे पहले कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नंबर 1 लद्दाख, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है आपका? लद्दाख। तो लिख सकते हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है लद्दाख। उसके बाद जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव व दादर नागर हवेली। नंबर 5। नंबर 6 पे है पुद्दुचेरी। नंबर 7 पे है लक्षद्वीप और नंबर 8 पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में 28 राज्य हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार लद्दाख है। ठीक है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली।
क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, ठीक है। और जबकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप, और ये लगभग आपका 36 द्वीपों से मिलकर बना है। द्वीप में आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा सारे, ठीक है, जितने भी द्वीप हैं सारा उनके डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये हो गया जी आपके द्वीप, ठीक है। 28 राज्य हैं, और 28वां जो राज्य बना था आपका वो तेलंगाना बना था। कब? 2 जून 2014 को, ठीक है। तेलंगाना आपका 28वां राज्य बना कब? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना 28वां राज्य बना था आपका, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अब देखिए पांडाचेरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पांडाचेरी जो है, पांडाचेरी 4 जिलों से मिलकर बना है, और 4 जिले इसके 3 राज्यों के अंतर्गत आते हैं। पांडाचेरी या पुद्दुचेरी में 4 जिले हैं। पुद्दुचेरी लिखिए, पुद्दुचेरी, सारा ही गलत हो गया, दोबारा लिख रहा हूँ। पुद्दुचेरी, ये हो गया जी पुद्दुचेरी आपका। तो पुद्दुचेरी में 4 जिले हैं, 4 जिले हैं कुल, और 4 जिले भी 3 राज्यों में हैं, ठीक है। 3 राज्यों में, 3 राज्य कौन कौन से हैं उनके नाम लिख रहा हूँ मैं। देखिए पहला जिला है आपका यहाँ पर जिसका नाम है माहे। माहे है केरल में, माहे केरल, ठीक है। एक पड़ता है यहाँ पर यनम, यनम। नंबर 2 ये नेम यनम, ये पड़ता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है। और तीसरा राज्य है जी आपका तमिलनाडु। यहाँ पे कौन कौन से हैं? 2 जिले हैं यहाँ पे। एक का नाम है आपका पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी, और चौथा है जी यहीं पर कराईकल, कराईकल। ये कहाँ पर हैं? तमिलनाडु, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ते हैं, ठीक है। तो ये 4 जिले हैं पुद्दुचेरी के। इन 4 जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जिसका नाम रखा गया पुद्दुचेरी। और इसमें 4 जिले हैं, माहे जो केरल के क्षेत्र में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, पुद्दुचेरी कराईकल तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं बता दूं आपको, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से आप सभी को पता होगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। राज्यों में अगर देखा जाए सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है, तो गोवा का है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और सबसे छोटा कौन सा है आपका? सबसे छोटा कौन सा है? गोवा, ठीक है। तो ये है जी आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। अब क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्यों का क्रम किस प्रकार से है? देखिए सबसे पहले तो राजस्थान, राजस्थान के बाद एक दूसरा राज्य आता है आपका महाराष्ट्र, सॉरी एमपी। क्षेत्रफल में अगर क्रम देखा जाए तो सबसे पहले क्रम पे आता है जी आपका गुजरात, गुजरात के बाद आता है जी दूसरा एमपी, तीसरा आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और चौथा पड़ता है आपका यूपी। तो ये 4 हैं आपके क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा। एक मिनट, सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, गुजरात लिख दिया मैंने, सॉरी। सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान है। राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे जो आता है आपका एमपी आता है, एमपी के बाद तीसरा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद यूपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार चौथा स्थान है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बाद अगर 5वां नंबर पूछा जाए, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, आंध्र प्रदेश का आता है आपका, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। और जबकि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा, और सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश जो क्षेत्रफल में है वो है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आ सकता है आपका कि भारत का सबसे बड़ा जिला भारत का जो है कच्छ है, गुजरात में जो पड़ता है, ठीक है। और सबसे छोटा जिला जो पड़ता है माहे पड़ता है, माहे, माहे, ठीक है। माहे सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे बड़ा जिला कच्छ है जो यहाँ पे पड़ता है, गुजरात का कच्छ, सॉरी कच्छ, कच्छ,
सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, और सबसे छोटा है आपका माहे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आता है क्वेश्चन कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत के 8 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। कौन कौन से हैं, नाम लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। भारत का एक राज्य यूपी ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश हैं और एक देश है जिसका नाम है नेपाल, ठीक है, उनके साथ में सीमा लगाते हैं। तो राज्य कौन कौन से हैं देखो इसमें, एक तो यूके यानी कि उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश HP लिख रहा हूँ, ठीक है। तीसरा लिख रहा हूँ मैं आपका 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ जाएगा जी आपका, उसी से लगा हुआ है उसके जस्ट हरियाणा, ठीक है। और नंबर 4 पे हरियाणा के जस्ट नीचे आएगा आपका, हरियाणा के जस्ट नीचे आ जाएगा राजस्थान के बाद आ जाएगा नंबर 5 पर राजस्थान के बाद आ जाएगा, राजस्थान के नीचे लगता है आपका MP के बाद लगता है जी आपका छत्तीसगढ़, नंबर 6 छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश की कुछ सीमा, छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश की कुछ सीमा आपकी किसके साथ लगेगी, झारखंड के साथ और बिहार के साथ, है ना। 6 हो गए ना, 8 हो जाएंगे, हाँ ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद आपका कौन सा आ जाएगा जी, झारखंड के साथ लग गई। और 8वां है जी आपका बिहार। और देश में आ जाएगा जी आपका एक नेपाल और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है जी क्या, दिल्ली। तो 10 ऐसे क्षेत्र हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, जो भारत का सबसे बड़े क्षेत्रों के साथ सीमा लगाता है, ठीक है। 8 राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। 8 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश सीमा स्पर्श करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सीमा स्पर्श करता है। उसके बाद एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है दिल्ली, जिसके साथ उत्तर प्रदेश सीमा स्पर्श करता है। और एक देश है इसके उत्तर में यहाँ पर नेपाल के साथ भी यूपी की सीमा लगी हुई है, ठीक है। तो 8 राज्य, एक देश और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 10 क्षेत्र ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है, मैं आपको बता दूँ, असम आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद जो सीमा लगाता है सबसे ज़्यादा असम लगाता है। कौन कौन से के साथ लगाता है, असम लगाता है जी। एक तो पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिमी बंगाल के बाद नंबर 2 पे आ जाएगा जी आपका पश्चिम बंगाल के बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद आ जाएगा जी नंबर 3 पे नागालैंड के बाद आ जाएगा जी मणिपुर के बाद नंबर 5 पे आ जाएगा जी आपका मिज़ोरम के बाद नंबर 6 पे आ जाएगा जी त्रिपुरा के बाद नंबर 7 पे आ जाएगा जी आपका मेघालय। तो 7 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है कौन, असम। इसके बाद 2 देशों के साथ लगाता है। एक देश है जी आपका कौन सा, ऊपर भूटान के साथ लगाता है। और दूसरा देश है जी आपका कौन, ये देश लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, देश कौन कौन से हैं, भूटान के बाद एक है जी आपका बांग्लादेश। तो 2 देश और 7 राज्य, 2 देश व 7 राज्यों के साथ असम भी सीमा स्पर्श करता है, जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के साथ लगी है, 8 राज्य, एक देश नेपाल और एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली, ठीक है। जबकि देश में कौन कौन से आएंगे, असम के साथ कौन कौन से राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय। और उसके बाद एक देश है आपका भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। तो ये था आपका उत्तर प्रदेश का भारत का परिचय, ठीक है। हमने आज आपकी क्लास स्टार्ट की भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंतर्गत मैंने बताया आपको 3 पार्टों में भारत के भूगोल को बांटकर पढ़ा जाता है। नंबर 1 है भौतिक भूगोल, दूसरा आ जाएगा आर्थिक भूगोल, तीसरा आएगा मानव
भूगोल। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, और भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमने सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ा है आपका भारत का परिचय। भारत का परिचय यानी कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की जो है कौन कौन से राज्यों के साथ में सीमा लगती है, कौन कौन से देशों के साथ सीमा लगती है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, या कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से मानक रेखा गुजरती है, तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, स्थलीय रेखा की लंबाई कितनी है, ठीक है, इन सभी के बारे में जानने का प्रयास किया है। और भारत के परिचय के संबंध में बिल्कुल ये आपका डिटेल है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर था आज भारतीय भूगोल के अंतर्गत, या भारत का भूगोल के अंतर्गत भौतिक भूगोल में पहला जो चैप्टर पढ़ा है हमने भारत का परिचय पढ़ा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले भारत का परिचय, उसके बाद भारत के द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, द्वीपों के बाद नदियाँ, नदियों के बाद पहाड़ी और पर्वत, उसके बाद में चोटियाँ वगैरह पढ़ी जाएंगी। ठीक है, चोटियों के बाद आपके बहुउद्देश्य परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना के बाद आपका जो टॉपिक आता है इसमें जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना के बाद भारत के प्रमुख शहर, भारत के प्रमुख शहरों के बाद भारत के जो प्रमुख राज्य 28 राज्य हैं, 28 के 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के जितने भी प्रमुख शहर हैं उन सबको डिटेल में पढ़ना है। तो ये आपका भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है इसमें, और ये टॉपिक आपका ऐसा है, देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आर्थिक भूगोल पढ़ाया जाएगा आपका, उसके बाद मानव भूगोल, यानी कि भौतिक भूगोल में आपके लगभग ये मान के चलो कि 2 से 3 महीने या 4 महीने के आसपास भी लग सकते हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है और डिटेल में ही आपको ऐसे ही लिखवाता रहूँगा। ठीक है, तो आज की जो ये मैंने क्लास आप लोगों के लिए बनाई है, तो इसके संबंध में आपको जो है ना लिखने में अगर कोई दिक्कत आई हो या समझने में कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आया तो आप कॉल भी कर सकते हैं, और आप सभी के पास मेरा नंबर भी है। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मोबाइल नंबर है आपका 7669034302। ठीक है, तो ये आज की पहली क्लास थी जो सभी बच्चों के लिए अवेलेबल रहेगी, लेकिन 2-3 क्लास के बाद सिर्फ आपको ये क्लासेज जो है ना यूपीएससी वाले ही बच्चों को दी जाएगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।